हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वृषाली फोन पर बातें करते हुए घर की सफाई कर रही थी। तभी उसके पिता चंदन कमरे से हॉल में आकर अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं। वो बातें करते करते कपड़े से सोफा झाड़ने लगती है। तभी वो ध्यान नहीं देती और उसी गंदे कपड़े से चंदन के मुंह पर भी 2-4 फटके लगाती है, जिससे उसका मुंह लाल हो जाता है। तभी वो कपड़ा पकड़कर उससे कहता है, अरे बिटिया, मेरे मुंह पर कौन सी धूल जमी है जो फटके मारे जा रही है? ओह पापा, आप हो क्या? नहीं तो चल बाय, बाकी की बातें कल करते हैं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और अपने पापा से कहती है, पापा आप यहाँ कब आए? आप तो कमरे में थे ना, और जब आए तो आपको देख नहीं रहा था कि मैं साफ सफाई कर रही हूँ। थोड़ा इधर उधर होके बैठ जाते ना। अरे तुझे फोन पर बात करने से फुर्सत मिले तब ना पता चले मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ को जा रहा हूँ और इधर उधर कहाँ जमीन पर बैठ जाऊँ। बेटा, ऐसे बातें करते करते काम करेगी तो सोफे के साथ साथ मुझे भी साफ कर डालेगी तू। अभी काम के बीच में फोन आ जाता है तो मैं क्या करूँ? ना फोन अनदेखा कर सकती हूँ, ना काम छोड़ सकती हूँ। वैसे मुंह ज्यादा लाल हो गया आपका, कपड़ा कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया। अच्छा है तेरे हाथ में कपड़ा था, कोई डंडा या झाड़ू होती तो मैं तो यहाँ बेहोश पड़ा होता। तू कर ले सफाई, मैं चला बाहर। इतना कहकर वो अपनी नाक पकड़े बाहर चला जाता है और वृषाली का फोन फिर से बजता है और वो बातें करते हुए फिर से सफाई चालू करती है। वृषाली ज्यादातर फोन पर बात करने में ही लगी रहती थी और उसकी ये आदत उसका नया फोन आने के बाद तो और भी बढ़ गई थी, जिससे चंदन परेशान रहा करता था। समय बीतता है। एक दिन वृषाली को देखने लड़के वाले आते हैं। तभी भी वो फोन पर बातें करती हुई कमरे से आती है। सच में बात यहाँ तक बढ़ गई? मुझे तो अब पता चला। नमस्ते। ये क्या, हाथ में चाय नाश्ते की जगह ये तो फोन पर बतियाते आ रही है। चुप रहो ना माँ, क्या पता जरूरी कॉल हो। अरे बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। हाँ तो भाई साहब, खाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। अभी कुछ आए तो हम खाएं। वैशाली बिटिया, बस करो, फोन को छोड़कर यहाँ ध्यान दो। मैं रखती हूँ। हाँ जी, मेरा नाम वृषाली है, माफ कीजिए। फोन पर बात करते करते कब बाहर आ गई पता नहीं चला। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आपकी आवाज बहुत मीठी है। हाँ, तभी तो फोन पर घंटों घंटों सहेली को अपनी मीठी आवाज सुनाती है। कुछ कहा भाई साहब आपने? वो यही कि मीठी आवाज से ये सबकी जिंदगी में मिठास घोल देती है। बहुत गुणवान है मेरी बच्ची, बस बात करने की थोड़ी ज्यादा आदत है इसे। कोई नहीं अंकल, मुझे भी सुनना ही अच्छा लगता है। चलो बढ़िया है, अनूप ने तो अपनी राय बता दी। अभी वृषाली तू भी अपना फैसला सुना दे। तभी वृषाली भी हाँ में जवाब दे देती है और उसका रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद शादी वाले दिन फेरों के बीच ही किसी के फोन बजने की आवाज आती है। तभी पंडित भी मंत्रोच्चारण रोक देता है और शादी में आए सभी लोगों से अपने अपने फोन को देखने की कहता है। तभी वृषाली अपना फोन उठाकर कहती है, मोटे कमीने तो आए नहीं ना मेरी शादी में। तुझे पता भी है मेरे फेरे हो रहे हैं। हाय दया, फेरों के बीच फोन पर बतियाने लगी। भाई साहब क्या है ये? अरे वृषाली बिटिया, समय देखो, फेरे चल रहे हैं तुम्हारे, बाद में बात कर लेना। पापा, मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोन है, उससे भी बात नहीं करूँ क्या? मैं बात करते करते करती हूँ ना फेरे सासू माँ। वो हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात कर बहू। ये शादी, ये फेरे कोई बात से जरूरी थोड़ी है, तो बात कर। हाँ, बस बात करते करते हवन कुंड में ना कूद पड़ी हो। साधना वृषाली को ताने देकर ये सब कहती है, लेकिन वृषाली सच में फोन पर बातें करते करते अपने फेरे पूरी करती है। समय बीतता है। ससुराल में आने के बाद भी उसकी फोन पर बात करने की आदत नहीं जाती। एक दिन वृषाली कानों में एयरफोन लगाए मटर छील रही होती है, लेकिन बातों में मग्न होने के कारण वो मटर के छिलकों को प्लेट में और दानों को बाहर रख रही थी। ये देखकर उसकी सास कहती है, अरे अरे, ये क्या, मटर का सत्यानाश कर रही है? पता भी है कितनी महंगी है मटर? यार 100-200 रुपए होगी, ये भी कोई महंगी है क्या? बताओ, एक तो सब्जियों के दामों का अंदाजा नहीं है, ऊपर से दानों की जगह छिलके प्लेट में बटोर रही है। अरे छिलकों की सब्जी खिलाएगी क्या? और नहीं तो क्या, और बुढ़े लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, इतना क्या सोचना। क्या नास पीटी बुढ़िया होगी तेरी अम्मा, कैसे पटर पटर जुबान चला रही है।
मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें कर। इतना कहकर वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ती है। तभी देखती है कि उसने कान में एयरफोन लगाए हैं। साधना के हाथ पकड़ते ही वृषाली कॉल कट करके कानों से एयरफोन निकाल कर कहती है, क्या हुआ सासू माँ, इतने जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? हे भगवान, यानी तू फोन पर बात कर रही थी? हाँ कर रही थी। तूने अभी जो कहा वो महंगाई, बूढ़े लोग सब फोन पर कहा। और नहीं तो क्या, क्यों क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे कितनी बार कहा है तुझसे कि ये काम करते हुए फोन पर बात मत किया कर। मुझे लगा तो मुझसे वो सब बातें कर रही है। और क्या कर रही है? इतनी महंगी मटर को कूड़े की तरह साइड किया हुआ है। ओ मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देगी भी कैसे? सारा ध्यान तो फोन और उस पर हो रही बातों पर होता है। अभी ऐसे ही बातें करते करते छिलके की सब्जी भी बना डालती और कहती, सासू माँ मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे छिलके की सब्जी बेकार नहीं बनेगी सासू माँ, ट्राई करे क्या? तू ना थोड़ा दिमागदार बनने का ट्राई कर, ज्यादा काम आएगा तेरे। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक सुबह जब वो चाय बना रही होती है तो उसके कॉलेज फ्रेंड का फोन आता है, जिससे बातें करते हुए वो चाय में चाय पत्ती की जगह काली सरसों डाल देती है और चाय बनाकर बातें करते हुए अपनी सास को दे आती है। तभी उसकी पड़ोसन जानकी वहाँ आती है और अनूप भी गुस्से में कमरे से आकर कहता है, क्या दिक्कत है यार? वैशाली यार मेरे सॉक्स कहाँ हैं? ढूंढ कर दो। साधना जरा कटोरी भर बर्फ तो दियो। वो क्या है ना, मेरा फ्रिज बंद पड़ गया है। बहू जरा थोड़ी बर्फ लाकर जानकी आंटी को पकड़ा दे और अनूप के मोजे भी ढूंढ लाइयो। जी सासू माँ। कुछ देर में वृषाली भी फोन पर बातें करते हुए एक ट्रे में मोजे और साथ में एक कटोरी बर्फ लेकर वहाँ आती है और वो मोजे जानकी को और बर्फ की कटोरी अनूप को पकड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है। दोनों उसे हैरानी से घूरते हैं। तभी साधना चाय पीकर थूकते हुए कहती है, अरे मैया सत्यानाश हो, चाय में चाय पत्ती की जगह क्या डाल लाई बहू? धनिया पत्ता? सच में कितनी पागल है वो। चल मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ सासू माँ, क्या कह रही थी आप? मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, मैं तो फालतू में गला फाड़ती हूँ, लेकिन तेरे कानों में जू कहाँ रेंगती है? और ये चाय में कौन से ब्रांड की चाय पत्ती डालकर लाई है? अरे मैंने तुमसे मोजे मांगे थे और तुमने मुझे बर्फ की कटोरी पकड़ा दी। हर दैया, मैं तो बर्फ लेने आई थी, अभी क्या ये मोजे लेकर जाऊँ? आंटी ये पकड़ो अपनी बर्फ और जाओ आप। इतना कहकर वो उसे बर्फ दे देता है और जानकी वहाँ से चली जाती है। तभी साधना वृषाली का फोन लेकर कहती है, इस फोन ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। ऐसी कौन सी जरूरी बातें चलती हैं इस पर कि बात करते करते सारे काम ही उल्टे पुल्टे करती है। हाँ वैशाली, माना कभी कभी बात जरूरी होती है, लेकिन तुम तो हमेशा ही बात करती रहती हो। अरे बोलते बोलते मुंह नहीं थकता क्या तुम्हारा? बोर नहीं होती तुम? अभी अगर लोग मुझे याद करके फोन करते हैं तो क्या मैं उनसे बात ना करूं? अरे करना, लेकिन काम के समय नहीं। तू तो बात करते करते ही सारे काम का नाश मार देती है। किसी दिन ऐसे बात करते करते अपना नुकसान करा बैठेगी, तब छोड़ेगी इस फोन पर बतियाना। साधना के ताने और अनूप की बात वृषाली पर असर करती है और वो दोनों से वादा करती है कि जरूरी ना होने पर वो अपने फोन पर बातें नहीं किया करेगी। और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी फोन पर घंटों बातें करने की आदत छूट जाती है। पीहू की शादी हुए सिर्फ एक दिन ही गुजरा था और एक आदर्श बहू की तरह वो सुबह की पहली किरण के साथ उठकर घर का कामकाज खत्म करके खुद से बोलती है, साफ सफाई हो गई, सारे बर्तन भी धुल गए, अब बस सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है, फटाफट से बना लेती हूँ। पीहू सबके लिए नाश्ता रेडी करती है और कुछ ही देर में सभी नाश्ते की टेबल पर आते हैं, जहाँ जानकी अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोलती है, बहू खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा माँ जी, तो इस खुशबू से बताइए कि मैंने क्या बनाया है। अरे बहू, बिना खाए मेरे दिमाग की बत्ती ही नहीं जलती, जल्दी से परोस अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना। पीहू जल्दी से सबको खाना परोसती है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद गौरव बोलता है, पीहू क्या तुम्हें पता था कि ये सब कुछ माँ और मेरा फेवरेट है? अच्छा जी, तो आप दोनों को कचौड़ियाँ और आलू की सब्जी इतनी पसंद है? हाँ बहू, और ये गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है। जुग जुग जी बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया आज। सबको
हंसता देखकर छवि बोलती है। भाभी, आज से पहले आपने कभी खाना नहीं बनाया क्या? क्यों छवि? भाभी, आपने इस सब्जी में मिर्च का पूरा डब्बा ही पलट दिया है। अरे इतना तीखा खाना, बीमार करेंगी क्या आप हमें? लेकिन छवि, माँ जी और गौरव ने तो कुछ कहा ही नहीं, और खाना बनाने से लेकर मिर्च मसालों के इस्तेमाल में मेरा हाथ बिल्कुल नपा तुला है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं जानबूझकर बोल रही हूँ? छवि जानबूझकर अपनी भाभी को सुनाने लगती है। ये देखकर जानकी बोलती है। अरे छवि, क्यों बिना मतलब से भाभी से लड़ रही है? अच्छा, तो अब मैं आपको लड़ाकू लग रही हूँ। माँ, इतनी मिर्च खाने से हमें कितना नुकसान हो सकता है आपको अंदाजा भी है? नहीं पता, और मुझे जानने की दूर दूर तक कोई इच्छा और अभिलाषा नहीं है, इसलिए अपनी डॉक्टरी की किताब मत खोल सवेरे सवेरे। ओ, मेरी सलाह भरी बातें आपको मजाक लग रही हैं। बहू, जा तू अपना काम कर, क्योंकि आज ये महाभारत करने के मूड में आई है। जानकी के इतना कहने पर पीहू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नाश्ते की टेबल पर बैठी छवि खुद से बोलती है। बताओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे तेज मिर्च मसाले खाने से कितनी बीमारी हो सकती है, जैसे पेट में जलन, दर्द, गर्मी, और सबसे खतरनाक तो पाइल्स की बीमारी हो सकती है तेज मिर्च मसाले खाने से। लेकिन ये तो मेरी बातें मानते ही नहीं है। इन्हें तो मेरी बातें जहर लगती है। जब बीमार पड़ेंगे ना सारे, तब अकल ठिकाने आएगी। कुछ देर बीतते ही छवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो नाटक करते हुए तेज की चीखती है। उसकी आवाज सुनकर पीहू और जानकी उसके कमरे में आकर बोलते हैं। क्या हुआ छवि, तुम ठीक तो हो? अरे पूछ क्या रही हो? डॉक्टर को फोन लगाओ, पेट में दर्द हो रहा है मेरे, मुझे बीमार कर दिया है। लेकिन मैंने क्या किया? अरे तुम्हारी मिर्च का कमाल है ये, जिसकी वजह से पाइल्स की दिक्कत होती है और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। पता भी है फ्रेश होते टाइम कितनी ब्लीडिंग होती है, और ऊपर से जो स्वेलिंग आती है वो अलग। अरे एक दिन नहीं हुआ आपको आए और मुझे बीमार कर दिया, बेहोश होने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इतना बोलकर छवि फर्श पर गिरने का नाटक करती है। तभी पीहू उसे संभाल लेती है और जिसके बाद पीहू अपनी ननद की खातिरदारी में लग जाती है। वक्त गुजरता है। छवि एक हफ्ते तक अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखती। ये देखकर जानकी बोलती है। बहू, कहाँ जा रही है खाना लेकर? माँ जी, छवि को देने। आज वो हमारे साथ नाश्ता करेगी, जा बुला ला उसे। ना जाने छवि का बीमार होना कुछ हजम नहीं हुआ मुझे। अरे एक दिन मिर्ची क्या खा ली, तब से बेड पर ही पड़ी हुई फरमाइश करती है। नखरे तो ऐसे करती है जैसे मिर्ची की जगह बारूद खा लिया हो। ये नंदे भी ना बीमार होने का अच्छा स्वांग रचाना जानती हैं। वक्त बीतता है और एक दिन गौरव और पीहू घूमने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी छवि बोलती है। भैया, आप दोनों इतना सज धज के घूमने जा रहे हैं ना, मैं भी चलूंगी। छवि, अभी भी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। देखो कैसे बीमार सी लग रही हो। ऐसे में बाहर का खाना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अरे मैं ठीक हूँ। अरे खाक ठीक है, मरी पड़ी है। घर का खाना खा, हरी सब्जी आदि वगैरह। और वैसे भी 3 लोगों का एक साथ जाना ठीक नहीं होता। गौरव, तू जा बहू को लेकर। जानकी की बात सुनकर छवि को गुस्सा आ जाता है और दोनों के जाने के बाद जानकी बोलती है। छवि, इतनी गुमसुम क्यों है? इससे अच्छा तो बैठे बैठे सब्जी ही काट ले। तू बोर भी नहीं होगी और सब्जी भी कट जाएगी। हाँ माँ, क्यों नहीं, ये भाजी काटने के लिए ही तो रोक लिया मुझे। खुद से बातें करते हुए छवि सब्जी काटना शुरू करती है कि तभी उसकी उंगली पर जरा सा कट लग जाता है और वो चीखते हुए बोलती है। माँ बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे अब क्या हुआ, क्यों दहाड़े मार रही है? हाय मेरा कीमती खून, मेरी उंगली कट गई। अरे अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा करेगी क्या? जरा सी चोट है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। चीखना बंद कर। देखो माँ, कितना खून बह रहा है। दिखे तो देखूं ना नालायक, एक बूंद भी खून नहीं दिख रहा मुझे। छवि के ड्रामे को देखकर जानकी फौरन अपने बेटे को कॉल करके घर बुलाती है और छवि का नाटक देखकर पीहू मन में बोलती है। अरे अब इसे कौन सी नई बीमारी ने आ घेरा? किसी ड्रामेबाज ननद मिली है मुझे। माँ डॉक्टर को फोन करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक तो मैं इतना बीमार हूँ, ऊपर से मेरा हाथ कट गया। घर में हो रहे शोरगुल की आवाज सुनकर मोहल्ले की पड़ोसन जुगनू उनके घर आकर बोलती है। अरे कैसन शोरगुल होता है तुम्हारे घर में? जानकी, का हुई गवा?
ये छवि बिटिया भोपू के जैसन काहे चिल्लात है? अरे देख ना जुगनू, बीमार होने के कारण कमजोरी और चिड़चिड़ी हो गई है। जरा सी उंगली कट गई है इसकी। बस इतना सा बात। इके ऊपर 2 रुपया वाला बैंडेज साट दो, भोर तक एकदम ठीक हो जाई। और इका ठूस ठूस के खिलाओ, इका कुल कमजोरी खत्म हुई जाई। जाने सबकी आंखों को क्या हो गया है, ये भैंस कहाँ से कमजोर लग रही है। लेकिन इसकी हरकतें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में बीमार है, लेकिन दिमागी तौर पर। इसे दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। इसी तरह वक्त बीतता है, लेकिन छवि के बीमार होने का नाटक जारी रहता है। तभी पीहू से बोलती है, छवि अब तो तुम एकदम ठीक लग रही हो, लगता है तुम्हारी सेहत ठीक हो गई। हाँ भाभी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ये तो अच्छा है। वो आज ना मुझे किचन में बहुत काम है, तो तुम ये गंदे कपड़े ना धो दो। इतने दिनों से आराम कर करके बोर हो गई होगी ना। अच्छा, तो अब ये मुझसे कपड़े धुलवाना चाहती है। भाभी, मैं कपड़े तो धो देती, लेकिन मुझे बहुत खांसी जुकाम भी है और मेरे सर में भी बहुत दर्द है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले ही तो तुमने कहा कि तुम एकदम ठीक हो। क्योंकि भाभी, मेरे बीमार रहने के कारण आप लोगों को टेंशन में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने झूठ बोला है अभी तक। लेकिन मुझे वीकनेस बहुत है और मुझे अभी भी आराम की जरूरत है। हाँ समझ रही हूँ, लेकिन कपड़े हाथ से थोड़ी धोने हैं, मशीन में धोने हैं। क्योंकि भाभी, अगर इस कफ और कोल्ड में मैं पानी में काम करूंगी तो मुझे निमोनिया नहीं हो जाएगा, और निमोनिया से मेरी जान चली गई तो अरे हद से ज्यादा तो वीक हूँ मैं, आपको तो पता ही है। और मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से बीमार हो जाऊँ ज्यादा और माँ के पैसे फूक जाए। हाँ बहू, रहने दे, कहीं फिर से बीमार ना हो जाए। तू ही बाद में धो लियो, क्योंकि इसको खांसी जुकाम और निमोनिया बहुत जल्दी पकड़ लेता है। छुई मुई सी है ना ये। छवि एक बार फिर बीमार होने का बहाना बनाकर घर के कामों से बच निकलती है, जिसके बाद पीहू अपने मन में बोलती है, जब देखो बीमार होने का ढोंग करके काम से बच जाती है। अब मैं इसके सभी पैतरे समझ गई हूँ, अब और नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद पीहू अपनी सास जानकी के पास आकर बोलती है, माँ जी, आपको नहीं लगता कि अब हमें छवि की शादी के बारे में सोचना चाहिए? लेकिन बहू, अचानक से तेरे मन में अपनी ननद की शादी की बात कैसे आ गई? माँ जी, शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू करेंगे, तब जाकर कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा ना। बात तो तू एकदम सही कह रही है, मैं रिश्तेदारों में इसकी शादी की बात चलाती हूँ। वक्त बीतता है और कुछ ही दिनों में पीहू की बीमार ननद छवि की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। कुछ ही दिनों बाद वो खुद से बोलती है, शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां और काम करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। मैंने भाभी के साथ कितना गलत किया। छवि देख, तेरा बीमार होने का नाटक आज कितना भारी पड़ गया है तुझ पे, और अब तो मैं सच में बीमार हो गई ना तो सासू माँ को ड्रामा ही लगेगा। और इस तरह शादी के बाद छवि को आखिर में ये अंदाजा हो जाता है कि बीमार होने का झूठा नाटक करना आखिर कितना भारी पड़ता है। मंजुला देवी किचन से नाश्ता लाकर टेबल पर लगा देती है और अपने बच्चों को आवाज लगाते हुए बोलती है, विनीत, लानी, कहाँ हो दोनों? जल्दी से आतल नाश्ता तल्लो, तुम लाए हो या नहीं? हाँ हाँ, आ गई माँ, बस कीजिए। कितनी जोर से बोलती हैं आप, हमें क्या पड़ोसी तक को सुनाई दे जाता होगा। वो अलग बात है कि उनको समझ कुछ नहीं आता होगा। क्या बोली? अरे त्या, ओहो, क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, मैं बस माँ को ये कह रही थी कि थोड़ा धीरे बोला करो। हाँ माँ, आप भी ऐसे चिल्लाने लगती हो, जैसे आप आवाज नहीं दोगी तो हम नाश्ते की टेबल पर आएंगे ही नहीं। भली दिक्कत हो रही है, मेरे आवाज लगाने थे तो खुद ही तो नहीं टाइम पर टपक जाते। और तू क्या फोन में टिप्ती लेती है? तू तब खाना था? हाँ हाँ खा रही हूँ, आप भी थोड़ी, मेरा मतलब थोड़ी देर चुप रहो और खाना खा लो। इतना बोलकर तीनों नाश्ता करने लगते हैं। मंजुला देवी तोतली थी, इसीलिए वो तुतला कर ही बोला करती थी, जिसके कारण उसकी बातें विनीत और रानी के अलावा कोई और नहीं समझ पाता था। एक दिन मंजुला राशन का सामान लेने दुकान पर जाती है, जहां मिष्टी नाम की एक लड़की भी सामान लेने आई होती है। तभी मिष्टी दुकान वाले से बोलती है, अंकल, आधा किलो पैकेट वाला पनीर देना जरा। अले बेटी, पैकेट वाला पनीर मत ले, तुल्ला लेने में ज्यादा फायदा है। अरे आंटी जी, मुंह से सुपारी थूक कर बात करो ना, क्या बोले जा रही हो? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अंकल, आपको समझ आया? अरे बिटिया, वो कह रही है पैकेट वाला पनीर मत लो
और उनके मुंह में पैदाइशी सुपारी है जिसे वो चाहकर भी नहीं थूक सकती। मतलब कि ये बहन जी तोतली हैं बेटा। ओ, अब समझी। नहीं आंटी जी, मुझे नहीं लेना कोई खुला पनीर। आपको लेना है तो आप ले लो। कहते बात तल रही है ये ललती, भलोते बात तलना नहीं आता क्या? क्या कहा? मैं बात तल रही हूँ? आंटी जी, बात कोई पकोड़े थोड़ी ना है जो बात तली जाएगी। अरे और आपको बोलने की जरूरत ही क्या है, मुझे ये बताइए। आप अपना मुंह बंद रखिए। अंकल जी, आप पनीर दो जल्दी, वरना ये कुछ और बोलने लगी। तभी दुकान वाला उसे पैकेट दे देता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मंजुला गुस्से में घर आती है और सामान से भरा थैला लेकर सोफे पे पटकते हुए बोलती है, थमत्ती क्या है अपने आप तो, हाँ नहीं तो। अरे कौन क्या समझती है, आप इतने गुस्से में क्यों हो? किससे लड़कर आ रही हो? तेरी माँ ललती नहीं है थमदी, पता नहीं कैथी ललकी थी, मेरे सामने बदतमीजी से बात तलते तली गई। आपने ही उसे बिना मांगे तोतली जबान में कोई सलाह दे दी होगी, वरना किसी को आपसे बदतमीजी करने का कीड़ा थोड़ी काटा है। तुक्कल, तूत की तलब है या मेरी तलब? मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। हाँ, आ रही हूँ अभी। इतना बोलकर रानी वहाँ से बहाना बनाकर खिसक जाती है। अगले दिन विनीत मंजुला को उस लड़की के बारे में बताता है जिससे वो प्यार करता है और उसके बाद विनीत की बात मानकर वो दोनों लड़की को देखने जाते हैं। लड़की की माँ उनका स्वागत अच्छे से करती है। तभी मंजुला बोलती है, अले बहन दी, बातें बातें तो बाद में तल लें दे, पहले मेरी होने वाली बहू तो बुला दो। हाँ हाँ बहन जी, बस अभी लेकर आती हूँ मैं उसे। इतना कहकर वो कमरे में जाकर लड़की को लेकर आती है। जैसे ही चाय पी रही मंजुला लड़की को देखती है तो उसके हाथ से कप गिरकर टूट जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिष्टी ही थी जो उसे दुकान पर मिली थी। तभी वो जोर से बोलते हुए कहती है, जे है ललती, सुपारी वाली आंटी आप? मिष्टी, माँ, आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? अरे वाह, सास बहू की जान पहचान पहले ही हो रखी है। इससे बढ़िया बात बोलो भला, क्या होगी? कौन सी छाछ, तैथी बहू, जे ललती मेली बहू नहीं बन सकती। इसको तो बात तलने की भी तमीज नहीं है। माँ, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों कह रही हो? जिसके बाद मंजुला सबको मिष्टी से पहली मुलाकात के बारे में बताती है। तभी विनीत धीरे से बोलता है, मिष्टी, ये क्या किया? अरे मुझे क्या पता था कि ये तोतली आंटी ही मेरी होने वाली सास निकलेगी। अरे मुझे क्या बोल रहे हो, मैंने कौन सा जानबूझकर किया है? माँ, मैं मिष्टी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दो। उसे नहीं पता था आपके बारे में। अले विनीत बेटा, तू परेशान मत हो, मैं मंदुला हूँ मंदुला। इस ललती ते भी अच्छी ललती ढूंढूंगी तेरे लिए। मंडुला? किसका मंडुला? तू चुप कर जा नासपिटी, यहाँ हम इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है, बेअकल। तीनों मिलकर मंजुला को मनाते हैं और मिष्टी भी उससे माफी मांगती है, जिसके बाद मंजुला उनकी शादी के लिए मान जाती है और कुछ ही समय बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक सुबह मंजुला मिष्टी को आवाज लगाकर बोलती है, मिट्टी बहू, ओ मिट्टी बहू, सुन तो जला। सासू माँ, मेरा नाम मिष्टी है, ना कि मिट्टी। आप थोड़ा ठीक से बोलने की कोशिश करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अले वही तो बोला, मिट्टी। अरे सासू माँ, मिट्टी नहीं, मिष्टी। मीतती मिट्टी। भी उसका फोन बजता है और वो फोन उठाकर बोलती है, हेलो, मैं मिट्टी बोल रही हूँ। हाय राम, क्या कर रही हूँ? जी मैं मिष्टी बोल रही हूँ। क्या लोन ले लूँ? जी नहीं, रॉन्ग नंबर रख दीजिए। हाँ सासू माँ, आप बताइए क्या काम था? अले वो मैं तय लई थी, छत्ते तपले उतारला, तू दे। सासू माँ क्या बोल रही हो? थोड़ा समझा कर कहो ना। अले मैं तय लई हूँ, तपले तूत दे हैं, उतारला तत पे ते। तबले ठुक गए हैं छत पर? सासू माँ, तबले ठुकते नहीं हैं, तबले बजते हैं। तभी मंजुला परेशान होकर अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में दिखाते हुए बोलती है, अली बहू, तपले उतारला, तपले। कपड़े? अरे सासू माँ, ऐसा कहिए ना। तो ऑल कैचे कह लई थी। हाय लाम, ये बहू तो तितना बुलवाती है मेले छे। जैसे तैसे उसकी बात समझकर मिष्टी छत पर से कपड़े उतारने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है
और मिष्टी मंजुला की बातों को बार बार कहने पर भी समझ नहीं पाती थी। एक दिन मंजुला की आवाज सुनकर मिष्टी पेन पेपर लेकर आती है। तभी मंजुला बोलती है, बहू लछोई में मैंने लाजमा। सासू माँ प्लीज आप मत बोलिए। आपको जो भी काम है, जो भी कहना है ना, आप पेन लीजिए और पेपर पर लिख दीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे कुछ, मैं समझूंगी कुछ और होगा कुछ और ही। इससे बढ़िया है कि आप लिख दो, मैं समझ जाऊं। पर मैं तो दूछली फेल हूँ, मुझे तो लिखना ही नहीं आता। क्या कहा? तू छल्ली? हाँ छलनी, वो तो मैंने कब की धो दी। क्या बात है, दोनों सास बहू में क्या गपशप हो रही है? अले बेटी क्या गपशप हो दी, ये मिट्टी बहू को बोलो तुझ कलती कुत है। वो रानी, मैंने सोचा कि इनकी बातें मुझे समझ नहीं आती तो ये मुझे लिखकर बता देंगी, ऐसे काम आसान हो जाएगा ना। पर भाभी, माँ पढ़ना लिखना नहीं जानती, इसलिए आपको माँ की बातें समझनी ही होंगी। लो, अब मेरी तोतली सास अनपढ़ भी निकली। ये भगवान उठा ही ले मुझे तो, मुझको नहीं, मेरी तोतली सास को उठा ले। उस दिन रात को मिष्टी गुस्से में कमरे में आती है। तभी विनीत उससे बोलता है, जरा वो लैपटॉप पकड़ा देना मिष्टी, वहाँ टेबल पर पड़ा है। मैं कोई तुम्हारी नोतलाने लदली होता तो तून लो। अरे तुम्हें क्या हो गया, ऐसे बात क्यों कर रही हो? देख ले हो ना, मेरा मतलब देख रहे हो ना, तुम्हारी तोतली माँ के साथ रह कर मेरी भी जुबान तुतलाने लगी है। विनीत देखो, मैं कह देती हूँ कि इससे पहले मैं पूरी तरह तोतली बन जाऊँ, हम इस घर को छोड़कर कहीं अलग रहने लगते हैं। ओफो, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम माँ से अलग रहने को कह रही हो? सोच समझ कर तो बात किया करो। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा थोड़ी ना नाम बिगाड़ती है, नाम तो मेरा बिगाड़ती है। मिष्टी को मिट्टी मिट्टी कहकर बुलाती है, और अब मैं उन्हें मंजुला नहीं बल्कि मंडोला कहकर बुलाऊं तो कैसा लगेगा? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने। इतना कहकर वो सो जाता है। ये सारी बातें उसके कमरे से गुजर रही मंजुला भी सुन लेती है। अगले दिन नाश्ते के समय वो विनीत से बोलती है, बेटा मिट्टी बहुत थई तैली है, मेले हाथ लेते लेते वो भी तोतली बन थकती है। तू बहु तो लेतल तला दा, मैं अकेले ले लूंगी। देख लिया? अरे मेरा मतलब देख लिया, ये होती है माँ, तुम्हारी खुशी के लिए अकेले रहने तक को तैयार है, और तुम ऐसी माँ को छोड़कर जाने की बात कह रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो तातू माँ, मेरा मतलब मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। आप मुझे मिट्टी खट्टी कुछ भी कहकर बुला लीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपकी बातों को समझने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर वो मंजुला के गले लग जाती है और धीरे धीरे विनीत और रानी की तरह ही मिष्टी भी अब अपनी तोतली सास की बातें समझने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।